ओके, हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बताऊँ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 10 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। लास्ट क्लास को देखो अगर, ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समरूपता पढ़ लिया था। बेटा आप बता सकते हो क्या होती है समरूपता? सर, जिसमें एक जैसे ट्रायंगल हो, सर एक जैसी कोई भी चीज हो, एक जैसी हो। यस, आपने अगर त्रिभुज का ही बात किया, ठीक है, तो त्रिभुज मान लो एक इस तरीके से है, और एक मान लो ये इतना बड़ा है। देखो दिखने में दोनों एक जैसे हैं। मान लो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इनके आकार अलग अलग हैं। एक छोटा है, एक बड़ा है, तो ये आपस में समरूप कहे जाएंगे। और समरूप करते हैं यस सर। आ रहे हैं समझ में? यस सर। ये समरूपता के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी संगत कोण बराबर होने चाहिए। यानी कि मान लो यह आपका 60 डिग्री है, तो यह 60 डिग्री होना चाहिए। मान लो यह 80 डिग्री है, ठीक है, तो ये 80 डिग्री होना चाहिए। मान लो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन थी बेटा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये भुजा ए बी है, तो इस ए बी भुजा के संगत भुजा पी क्यू हो जाएगी। तो इसका अनुपात जो है बीसी का अनुपात क्यू आर से ले लो, बराबर आना चाहिए। इसी तरीके से एसी का अनुपात पी आर से ले लो, तो ये बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ तक सबको समझ में आया तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। हाँ पलक, बताओ बेटा पलक, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? बताइए। पिछले क्लास में थी बेटा पलक, पिछले क्लास में थी, तब तो आ जाना चाहिए था। खैर देखो, यहाँ पे हम समरूपता के बारे में है ना बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो ट्रायंगल है, एक छोटा सा एक बड़ा सा, तो बोला जा रहा है कि ये समरूप कब होंगे? तो समरूप तब होंगे जब इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत मतलब जो साथ वाले हैं, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर। देखो 60 डिग्री, ये भी 60, ये 80 डिग्री, ये भी 80, ये 40, ये भी 40, संगत और बराबर, ठीक है। और संगत भुजा मतलब देखो ये जो ए बी है, ए बी, इसकी संगत कौन सी है? तो भुजा पी क्यू। सर पी क्यू। हाँ, ये बीसी है, तो बीसी की संगत कौन है? तो भुजा क्यू आर। और एसी, एसी की संगत है भुजा पी। तो इनका अनुपात बराबर होना चाहिए, बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आज का हेडिंग लगाओ, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर प्रिंसिपल।
हेडिंग लगाओ सब। चलो गाली। ओके, देखो बेटा है क्या, जैसे यहाँ पर आप दो त्रिभुज देख पा रहे होगे और इन दोनों ही त्रिभुजों की जो संगत कोण है वो बराबर है। देखो यस सर। 60 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो जब किसी दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उन त्रिभुजों को बोलते हैं समकोणिक त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? समकोणिक त्रिभुज। यस, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कोई दो समकोणिक त्रिभुज है ना तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। और इसी है ना थ्योरम को बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसी का नाम है थेल्स थ्योरम। थोड़ा समझने का प्रयास करो, जो अभी कोई एग्जाम्पल मैंने लिया था वही सेम एग्जाम्पल ले लो, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम्पल मैंने लिया था सेम ले लो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आई थिंक 60 ले लो, 60 ले लो, 80 इज 40, सेम काम यहाँ कर लो। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो समकोणिक त्रिभुज होगा, और अगर समकोणिक त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो वही सेम काम बेटा, मान लो ये ए बी सी है और ये पी क्यू, ये सेम काम जो अभी कुछ समझाए हैं। तो ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ ले लो, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ ले लो, ये हमेशा बराबर आएगा, समझ रहे हो। ए सी का अनुपात पी आर से ले लो। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फेज थ्योरम। लेकिन अभी देखो, अभी आएगा जो मेन कंटेंट है इस प्रमेय का। मेरे एक प्रमेय, बार नोट कर रहे थे वो। अच्छा अच्छा, अभी और डीप में बात करेंगे हम लोग प्रमेय 6.1 में। सर कर लिया। ओके, आप लोगों ने ये हेडिंग लगाई क्या, प्रमेय 6.1? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये प्रमेय 6.1 होता है क्या। एनसीईआरटी से देखोगे तो सब ये आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए सरलरेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये सब ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं समझाऊंगा तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे समझना, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ये आप भुजा बीसी देख रहे हो ना, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर। तो इस बीसी वाली भुजा के, है ना, इस बीसी वाली भुजा के समांतर एक भुजा खींचो ऐसे, जो कि ए बी और ए सी के एकदम बीचों बीच जा रही हो। ऐसे एकदम समांतर खींचो बीसी के, कि वो ए बी और ए सी के एकदम बीचों बीच में हो। मान लो ये नाम है इसका डी, और मान लो ये है आपका ई। तो बच्चों जानते हो एडी का अनुपात अगर तुम डीबी के साथ लो तो यह बराबर होता है
ए ई के अनुपात का पीसी से। आई बात समझ में? बताओ। यस सर। नोट करिए। नोट कर ली? कर लिया? सर कर दी अच्छा, सर। अब इसको जानते हो हम लोग मेनली प्रूफ करने वाले हैं। हालांकि प्रूफ करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल करवा दूं क्या। चलो एक सवाल करवा दूं। जैसे सवालों में पूछा जाता है आप लोगों से, जो अननोन रहेगा, जानते हो, इस एडी का मान दे देगा, मान लो 5 दे दिया, डीबी का मान मान लो दे दिया, चलो 20 ले लेते हैं, एई का मान चलो ले लेते हैं 7 ले ले, चलो 7 ले लेते हैं। पूछ लेगा तुमसे कि बताइए ईसी का मान क्या होगा, जबकि दे क्या रखा है, दे रखा है कि भुजा बीसी पैरेलल है भुजा डीई की। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ पहले। यस सर। इतना दिया रहेगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप लोग। ये जो आप देख रहे हो, ये दिया रहेगा कि एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समांतर है डीई के, और ये जो डीई है यह ए बी और एसी के मध्य बिंदु से गुजर रहा है। तो बताइए ईसी का मान क्या होगा। तो बस जो जो मान आपको मालूम है वो रखते चले जाओ। एडी एडी है आपका 5, डीबी है आपका 20, एई है आपका 7, और ईसी मालूम ही नहीं सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। यस, इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई देखो बेटा। 5 1 जा 5, 5 4 जा। सर 28 आ गया, ईसी की वैल्यू 28। यस सर। एकदम सही बात। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ईसी इंटू 1 यानी ईसी हो जाएगा, एंड 7 इंटू 4 यानी कि 28 हो जाएगा। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो यस वाई, सर। नहीं तो एन। अच्छा, नहीं आ रहा है क्या तन्नू? नो सर, गलती से लिखा गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसको हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमने देखो कुछ कंस्ट्रक्शन किया, कुछ रचना की है। रचना क्या है कि ये जो ई है ना, बिंदु ई से ए बी पर लंब डाला है ई एन, और ये जो डी देख रहे हो, देखो ये डी थोड़ा छिप गया है, लेकिन ध्यान दो, डी देखो यहाँ है, ये डी है, ये तुम्हारा ई है। तो डी से लंब डाला गया, थोड़ा समझो यार, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। डी से लंब डाला गया है एम पर, ओके। और बाकियों को भी मिलाया गया, जैसे बी को मिलाया गया ई से, और सी को मिलाया गया डी से। जब इस तरीके से मिला दिया गया, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया गया, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि ए डी बटे टी बी इज इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी। ये हमें प्रूफ करना है, थोड़ा समझो आप। ये हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। सबसे पहला काम जो कि मैंने आपको सिखा दिया कि रचना क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, लंब डालना है। देखो पीछे मैंने बता दिया था, यहाँ पे लंब डालना, तो लंब डाल देना है भुजाओं पर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है बच्चा, कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। याद करो, ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं, यस क्षेत्र सर। होता है।
अगर हम त्रिभुज एडीई में बात करें, देखो ये क्या लिखा है, ए आर का मतलब होता है एरिया। किसका एरिया? तो ट्रायंगल एडीई का एरिया। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ इंटू बेस, बेस के जगह पे क्या आएगा? एडी। क्यों आएगा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एडी, एडी क्यों आ रहा है भाई साहब? देखिए यहाँ हम लोग त्रिभुज कौन सा लिए हैं, रुको हम कलर कर देते हैं सबसे पहले। त्रिभुज हम सर लोग, ऊपर वाला। हाँ एडीई है ना, कलर कर देते हैं ताकि बच्चों को समझने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। बताओ तुम लोगों को त्रिभुज एडीई दिखा क्या? यस सर। ओके, अब त्रिभुज एडीई में तुम ये वाली लाइन देखो, तो ये एडी आधार का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बताना जरा। यस सर। और लंब का काम कर रही है, यानी कि ऊंचाई का काम कर रही है ई एन। देखो यस सर। और सर डीई बेस। यस, तुमको थोड़ा सा फील कराने के लिए इसको ना मैं पलटता हूं ताकि तुम देखो समझ पाओ। देखो अगर ये आकृति ऐसे रहती तो बताओ ये लंब की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम खुद बताओ। यस सर। तो ई एन वाली रेखा लंब यानी ऊंचाई, और एडी वाली रेखा आपकी आधार हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला लग गया, हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन। सब लिखते हुए चलो। इसी तरीके से त्रिभुज डीबीई में, अब डीबीई कहाँ है भाई साहब? डीबीई देखिए, डीबीई ये रहा डीबीई। तो अब डीबीई में भी एक सूत्र लगाया गया, वही सेम सूत्र, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस का काम कौन करेगा? तो बेस का काम करेगा यहाँ डीबी, ये देखो डीबी। ऊंचाई का काम कौन करेगा? तो भुजा ई एन। आप कहोगे सर कैसा बात कर रहे हैं आप, ई एन तो यहाँ पे है। अरे बेटा, ऊंचाई का मतलब ही होता है लंब, क्योंकि लंब जो होती है वो सबसे छोटी दूरी होती है और ऊंचाई को व्यक्त करती है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऊंचाई की जगह पे ई एन लिख दिया गया। अब क्या करो तुम लोग कि समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दे दो, ठीक है। तो जब तुम भाग करोगे तो देखो क्या होगा, चलो इसको अगले पेज पे ले जाते हैं यार। हाँ चलो, भाग कर दिया तो जो हाफ है, हाफ से हाफ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ। यस सर। और ई एन से ई एन कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू ए डी बटे डी बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या, कोई परेशानी? नो सर। ओके, अब इसको आगे हम कंटिन्यू कराते हैं। सिमिलरली अब त्रिभुज एडीई में चले जाओ। एडीई है कहाँ? देखो यहाँ, सेम चीज वही, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो आधार होगा वो उस साइड का लेंगे, यानी ये लेंगे, ए ई को ले लेंगे आधार। तो जो लंब होगा वो डी एम होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। तो देखो आधार की जगह पे ए ई और लंब की जगह पे डी एम रखा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना चाहिए था, 4 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 3 मान लो इसको, ठीक है। फिर त्रिभुज ए ई सी डी में चले जाओ। ई सी डी है कहाँ? देखो ये रहा त्रिभुज ई सी डी। वही सेम काम, आधार
आधार EC हो जाएगा, और लंब यहाँ पे DM होगा, तो हाफ ऑफ EC इंटू DM। अब इन दोनों ही समीकरणों को फिर से क्या करो, डिवाइड करो। तो चलो, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, बचा क्या, तो बचा आपका AE बटे में EC। देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखा क्या, राइट हैंड साइड में दिखा कुछ? यस सर। आप देख सकते हो कि दोनों ही चीजें आपस में एग्जैक्टली सेम है। देखो ये और ये, यस सर। तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो क्या हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल नहीं कर सकते हैं? यस सर। अगली लाइन से, ठीक है, अगली लाइन से बोला जा सकता है कि AD बटे DB इक्वल्स टू AE बटे EC, और यही हमें प्रूव करना था। किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब इस पे हम लोग सवाल करेंगे। एक सवाल मैंने आपको सिखाया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाले सवाल का आंसर आप खुद दोगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखें कितने लोग बता पाते हैं। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा क्या है ना, DE रेखा समांतर है BC के। DE कहाँ है? देखो DE यहाँ है। BC कहाँ है? देखो BC यहाँ है। ये दोनों समांतर हैं, तो भुजा EC का मान पूछा गया है। आप लोग करोगे कि मैं करके दिखा दूं इसको कैसे हो रही है? सर हम कर रहे हैं एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कैसा गया पेपर आपका? बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखो इस सवाल को लगाएंगे। तो है क्या कि जो भुजा DE देख रहे हो ये समांतर है भुजा BC के, ठीक है, इस तरीके से। तो जो AE का अनुपात है EC के साथ ले लो, AD का अनुपात ले लो DB के साथ में। AE कितना है? 1 है। EC यही तो निकालना है। AD 1.5 है, फिर DB 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो, या तो हाँ कराई दो, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में, और EC का मल्टीप्लाई 1.5 में। अब EC की वैल्यू निकालनी है, 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 से। 3 को डिवाइड करोगे 1.5 से तो 2 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने 2
दिया है आंसर, उन सब बच्चों का सही है। बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो सर, सर और पूछ लो। यस बच्चा, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। आपको यहाँ पर ए ई का मान बताना है, जबकि दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है कि ए डी बटे में डी बी बराबर 3/4 है, एंड ई सी बराबर 12 है। करके दिखाइए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि शंकर की आईडी से बच्चा है ना, इनका ठीक है, मीनाक्षी का ठीक है, राहुल का ठीक है, तन्नू का ठीक है, ठीक है, यस, पलक का भी ठीक है, मनोज का भी ठीक है, बिहार। अब देखो सॉल्व कैसे करना था इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि BC जो है वो DE के समांतर है, बस यही एक चीज आपको पता होनी चाहिए बस। BC समांतर है DE के, AD बटे में DB इक्वल्स AE बटे में AC। AD की वैल्यू कितनी है, तो AD की वैल्यू 3 है। अच्छा नहीं दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 3/4। AE नहीं मालूम है, EC तो मालूम है ना, हाँ जी मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 12 जो है 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो AE बराबर होगा अच्छा 36। अ, ठीक है करा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम तो कहेंगे ना कट कर दो। देखो ऐसे 4 3 जा 12, अब आसानी से 3 3 जा 9 आ जाए। आया आप सब बच्चों को समझ में? यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे दे रखा है कि AD बटे में DB बराबर 5/8, एंड AE की वैल्यू दे रखी है इस बार 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है AC का मान, बेटा संभल के देखो, AC का मान पूछा है, AC यहाँ थोड़ा संभल के करिए, देखते हैं इस बार कौन सही बताता है।
ओके 30 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या वाकई में 30 है। देखो एडी का तुम अनुपात लोगे डीबी के साथ में, ये बराबर होगा एई का अनुपात इसी के साथ में। एडी बटे डीबी दे रखा है 5/8। एई 15 है, इसी मालूम ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। 5 EC इज इक्वल्स टू 8 का गुणा 15 में होगा 120 हो जाएगा। 720। यस बच्चों, तो EC इज इक्वल्स टू 120/5। 24 आ रहा है क्या EC का मान? यस सर, मेरा 24 आया है। अच्छा, तो बेटा देखो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे AC का मान पूछा है, तो जो AC है क्या वो AE प्लस सर EC? 39 आएगा। हाँ जी, तो आप करोगे क्या, AE की वैल्यू है 15 प्लस EC की वैल्यू है 24, ऐड कर दो, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39। सही बात है, 39 सेंटीमीटर। 30 क्यों बोल रहे थे आप लोग, 30 गलत है। सर सभी 30 कह रहे थे ना, इसलिए मैंने नहीं भेजा, कहीं मेरा गलत हो। कोई दिक्कत नहीं यार, डरा मत करो बेटा, ठीक है। चलो, तो सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, आपका ठीक है? यस, शंकर की आईडी से बिल्कुल। आगे कंटिन्यू कर लें। यस सर। कुछ पोल के आंसर बताओ यार अभी। सर पोल ओपन कर दो। कर दिया है बेटा। सर हमने कर दिया। गुड, वेरी गुड। सर तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 बच्चों वाला सही है। ओके, बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर।
सर कर दो डी। चलिए देखो बेटा, यहाँ पे ना दे रखा है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, इसलिए इसको लिखेंगे हम ऐसे, एडी बटे में टीबी इज इक्वल्स टू एई बटे ईसी। एडी की वैल्यू है 4, फिर डीबी की वैल्यू है 12, एई की वैल्यू है 1 और ईसी की तो निकालना है। सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 इज इक्वल्स टू 1/EC। तो कहने का मतलब है कि EC की वैल्यू कितनी है? क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। अब एक नया टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझो। लिखा है कि AD का मान है 8x-7, DB का मान है 5x-3। तो अनुपात क्या होगा? तो अनुपात होगा AD बटे में DB इज इक्वल्स टू AE बटे में EC। तो जो जो वैल्यूज आपको मालूम है यानी गिवन है वो रख दो। AD की जगह पे 8x-7, DB की जगह पे 5x-3। ये थोड़ा अच्छा सवाल, थोड़ा कठिन भी है। फिर AE की जगह पे 4x-3 और EC की जगह पे 3x-1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों यहाँ तक आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो हमें x का मान बताना है ना। तो जब x का मान बताना है तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। चलो ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करो तो 8x का गुणा होगा किसके साथ में? 3x के साथ में। तो 8 3 24, 24x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x और x का हो रहा है ना। फिर 8x का गुणा -1 में होगा यानी कि माइनस का 8x। -7 का गुणा 3x में होगा तो 7 3 21 यानी कि माइनस का 21x। और फिर इसी -7 का गुणा -1 में होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना रहेगा तो प्लस का 7। बताओ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब 5x का गुणा 4x में कराइए, 5 4 जा 20। 5x का गुणा 3 में कराइए तो 5 3 जा 15। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा कठिन है। 3 का गुणा 4x, 4 3 जा 12। -3 का गुणा -3 माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब एक काम करो, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या है? 24x² है। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, सेम साइन है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, 8 1 9 माइनस का 29x प्लस का 7, ये तुम्हारा 20x²। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में जुड़ जाएगा। 15 12 27 होता है ना। अब इन सारी वैल्यूज को राइट साइड से उठा करके लेफ्ट साइड में भेज दो। देखो ये जो चीज लिखी है इसको एज इट इज लिख लो, इसको बिना छेड़छाड़ किए। ठीक है, एज इट इज लिख दो।
और जब इसको ले आओगे तो ये प्लस का 20x² से हो जाएगा माइनस का 20x² प्लस का 27x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। जो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, उनको घटाओ तो 24 में से 20 जाता है, 4 आता है, तो 4x²। सिमिलरली माइनस का 29x है, प्लस का 27x है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। सर 2x। यस बच्चा, बिल्कुल सही। यहाँ पे सर 2 आ जाएगा। प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, -2 आ जाएगा, है ना। यस सर। क्या इस पूरे वैल्यू में 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता? यस सर। आसानी से 2 कॉमन लिया जा सकता है, या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, इस वाले 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1 आ जाएगा, या 1 को लिखते हैं ही नहीं, x लिखो। इस वाले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ऐसे लिख दो। अब बस जानते हो क्या करना है, अब इसी का गुणनखंड करना है। गुणनखंड चलो यहाँ कर लेते हैं। तो ऐसा घटाओ कि 1 आ जाए और ऐसा गुणा करो 2 आ जाए, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाता है 1। 2x² माइनस का 2x माइनस माइनस में प्लस, कॉमन ले लो 2x, x -1 होगा, यहाँ 1 कॉमन ले लो तो x -1 होगा। सर एक बार ये गुणनखंड से दोबारा बता दो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। दरअसल देखो ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो हमें ऐसा गुणा करना होगा कि ये देखो 2 है ना, इस 2 का गुणा 1 में करा, ऐसा गुणा करना है कि 2 आ जाए, और ऐसा घटाना है कि सर 1 आ जाए। बिल्कुल सही कि 1 आ जाए। तो इसके लिए हमने दो संख्याओं को लिया, 2 गुणे 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। आया समझ में कि अभी भी नहीं आया बच्चा? तन्नू यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2 और 1 रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो 1 गायब कर दिया मैंने, देखो जानबूझ के गायब कर दिया क्योंकि 1 का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। यस सर। अब 2x² माइनस 2x से 2x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x -1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, यानी कि x -1। तो हुआ क्या, एक ब्रैकेट में x -1, दूसरे में 2x + 1। अब इसको अलग अलग कर लो तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। एक वैल्यू x की ये आ गई, दूसरी वैल्यू देख लो जरा सा। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? यस सर आ गया। नोट कर लो। बेटा सभी लोग नोट कर लो, तब एक सवाल देंगे हम। कर लिया नोट? यस सर। सर ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन पोल में करके दिखाओ, ये रहा स्क्रीन पर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक यक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x -2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x +2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x -1। सारी वैल्यूज दिख रही हैं क्या? यस सर। तब ठीक है बेटा, करके दिखाइए हमें ये सवाल।
हो गया सर। सर कितनों का ठीक है? आंसर तुम दीजिए बेटा अभी। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके ओके। सर हो गया। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना x, ठीक है, तो x लिख दो, x बटे में x माइनस टू इज इक्वल्स टू x प्लस टू अपॉन में x माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x मल्टीप्लाई करेगा x माइनस वन में, x माइनस टू मल्टीप्लाई करेगा x प्लस टू में। ये तो बड़ा आसान सवाल था जी। यस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो मैंने लगाया था वो काफी बड़ा और कठिन था। ठीक है, ये उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। एक्स और एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों बेटा, है कि नहीं? यस सर। अच्छा एक चीज और देख लो जल्दी से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ये कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का टू टू जब फोर होता है, माइनस से माइनस कैंसिल करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, फोर। ए वाला टिक करना था। आया समझ में? यस सर।
यस, ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो।